बच्चों, आज मैं आपको शेल्फस लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेल्फोर्ड का सहनशीलता नियम के बारे में चर्चा करूंगा। वी.ई. शेल्फोर्ड ने सन 1913 में लाइबी के नियम में एक आवश्यक तथ्य जोड़ा। उन्होंने बताया कि एक तथ्य के अत्यधिक उच्च स्तर और अत्यधिक निम्न स्तर दोनों से ही समष्टियाँ अपनी वृद्धि एवं प्रजनन में सीमित हो जाती है। उनके अनुसार एक आवश्यक पदार्थ का अत्यधिक होना भी उतना ही हानिकारक है जितना अत्यंत कम होना। ये विचार शेल्फोर्ड ने सहनशीलता नियम में सम्मिलित किए हैं। इन नियम के अनुसार प्रत्येक समष्टि के लिए प्रत्येक कारक का एक उच्चतम और न्यूनतम स्तर होता है। इन दोनों स्तरों के बीच एक परिसर होता है जिसे सहनशीलता परिसर दैट इज रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। किसी कारक का वह न्यूनतम परिमाण जिसका प्राणी पर अवगम्य अर्थात परसेप्टिबल प्रभाव होता है दहली या थ्रेशोल्ड भी कहलाता है। उच्चतम तथा न्यूनतम स्तरों के समीप जाति के कार्य कम कर दिए जाते हैं तथा फिर रोक दिए जाते हैं। कुछ प्राणियों जैसे मछली में सक्रियता शून्य तक घटने से पहले ही सहनशीलता की उच्च सीमा आ जाती है। निम्न तापक्रमों पर सहनशीलता की निम्नतम सीमा तब आ जाती है जबकि प्राणी में कार्य करने की काफ़ी क्षमता हो तथा इस समय मृत्यु अन्य कारणों के कारण होती है। दूसरी ओर वातावरण की विपरीत परिस्थितियों के समय निष्क्रिय अवस्था में जीवित रह सकते हैं। ऐसे प्राणी उस समय पुनः सक्रिय हो जाते हैं जब क्रांतिक कारक दैट इज़ क्रिटिकल फैक्टर्स दहली से ऊपर बढ़ जाएं। सहनशीलता की सीमाएं आ जाने से पहले वर्तमान कायिक प्रतिबल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के क्षेत्र में आ जाते हैं। जाति की क्रियाओं को सीमित करने में सहनशीलता की सीमाओं का उत्तरदायित्व कम होता है। अधिक उत्तरदायित्व उन परिस्थितियों का है जो कायिक प्रतिबल उत्पन्न करती है। सहनशीलता की सीमाओं पर मृत्यु निकट होती है एवं जाति बार बार इन चरम परिस्थितियों से गुजरे तो इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। प्रतिबल की परिस्थितियों से पहले सुरक्षा की सीमाएं होती है तथा जाति अपनी क्रियाओं को इस प्रकार समायोजित करती है कि सहनशीलता की सीमाएं टाली जा सकें। जाति के प्राणियों में दृढ़ता भिन्न भिन्न होती है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी दृढ़ प्राणियों का अस्तित्व संभव है जब अन्य प्राणी मर जाते हैं। इसलिए वास्तव में सहनशीलता की सीमाएं आने से पहले जाति का समष्टि स्तर पॉपुलेशन लेवल कम हो जाता है। चित्र में बताए अनुसार देखिए कि रेंज ऑफ ऑप्टिमम में प्राणियों की बहुतायत है। जैसे जैसे लिमिट्स की ओर जाते हैं तो प्राणी कम हो जाते हैं और लेवल ऑफ इनटॉलरेंस में प्राणी लुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। सहनशीलता के नियम के साथ निम्न सिद्धांत भी जोड़े जाते हैं। पहला, प्राणियों में एक कारक के लिए सहनशीलता परिसर विस्तृत और अन्य कारक के लिए यही परिसर संकीर्ण हो सकता है। दूसरा, उन प्राणियों का वितरण प्रायः विस्तृत होता है जिनमें सभी कारकों के लिए विस्तृत सहनशीलता परिसर होते हैं। तीसरा, जब किसी जाति के लिए एक पारिस्थितिक कारक की दृष्टि से अनुकूलतम अर्थात ऑप्टिमम परिस्थिति न हो तो अन्य कारक के लिए भी सहनशीलता की सीमाएं संकीर्ण हो जाती है। उदाहरणार्थ, पेनमैन 1956 के अनुसार कम नाइट्रोजन स्तर पर पौधे को अधिक जल की आवश्यकता होती है। चौथा,
प्रकृति में प्राणी वास्तव में एक कारक विशेष की दृष्टि से अनुकूलतम परिस्थितियों में नहीं रहते। ऐसी अवस्था में अन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक ही जाति के प्राणियों में एक ही भौतिक कारक के लिए भौगोलिक रूप से और ऋतु के अनुसार सहनशीलता की सीमाएं और अनुकूलतम परिसर बदलते रहते हैं। पाँचवां, जब ऐसी संभावना हो कि वातावरण के कारक सीमाकारी कारकों की तरह कार्य करेंगे तो प्रजनन काल, क्रांतिक काल अर्थात क्रिटिकल पीरियड होता है। जननकारी प्राणियों, बीजों, अंडों, भ्रूणों, नवोद्भिदों दैट इज सीडलिंग्स और डिम्बिकों अर्थात लार्वी के लिए प्रारंभ सहनशीलता परिसर संकीर्ण होते हैं। जनन नहीं करने वाले वयस्क प्राणियों के लिए यही परिसर अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। उदाहरणार्थ, वयस्क ब्लू कैब खारे पानी या क्लोरीन की उच्च सांद्रता वाले अलवण जल को सहन कर सकता है और ये प्राणी नदियों में कुछ दूर तक प्रायः पाए जा सकते हैं, लेकिन इनके डिंबक ऐसे प्राणी में नहीं रह सकते, इसलिए इस जाति का प्रजनन नदी में नहीं हो सकता और इसी कारण से ये प्राणी कभी भी स्थायी रूप से नदी में नहीं रह सकते। पारिस्थितिकी में उपसर्ग तनु अर्थात स्टेनो से संकीर्ण सहनशीलता परिसर और प्रथु यूरी से विस्तृत सहनशीलता परिषद का तात्पर्य होता है। जैसे तनुतापी अर्थात स्टेनोथर्मल, प्रथुतापी अर्थात यूरीथर्मल शब्दों का प्रयोग तापक्रम के प्रति सहनशीलता परिसर के लिए तनुजलीय स्टेनोहाइड्रिक, प्रथुजलीय यूरीहाइड्रिक शब्दों का प्रयोग जल के प्रति सहनशीलता परिसर के लिए किया जाता है इत्यादि। जब सहनशीलता परिसर संकीर्ण होता है, सहनशीलता की न्यूनतम और उच्चतम सीमाएं समीप होती है, इसलिए मामूली सा परिवर्तन भी प्राणी के लिए क्रांतिक क्रिटिकल हो सकता है। इसके विपरीत जब सहनशीलता परिषद विस्तृत होता है तो सहनशीलता की न्यूनतम और उच्चतम सीमाएं दूर दूर होती है, इसलिए ऐसे प्राणियों के जीवन पर मामूली परिवर्तन का केवल मामूली प्रभाव पड़ता है। फिर एक कारक विशेष की दृष्टि से संकीर्ण सहनशीलता परिसर वाले प्राणियों का सहनशीलता परिसर निम्नतर या उच्चतर हो सकता है। उपसर्ग अल्प ओलिगो से निम्नतर सहनशीलता परिसर और बहु पॉली से उच्चतर सहनशीलता परिसर प्रदर्शित होता है। जैसे तनुतापी स्टेनोथर्मल प्राणी अल्पतापीय ओलिगोथर्मल अथवा बहुतापीय पॉलीथर्मल हो सकते हैं, अर्थात वे क्रमशः निम्न तापक्रम के प्रति या उच्च तापक्रम के प्रति सहनशील हो सकते हैं। कारकों की संकल्पना ये हुआ ही नहीं गया यार। अनु देख तो, ये किया था अभी मैंने, क्या हो गया? हुआ ही नहीं। अल्ले क्या हुआ रे?